मेरे प्यारे साथियों, आपका अपने यूट्यूब चैनल केवल स्टडी पॉइंट पर स्वागत है। मैं आप लोगों को यूपी ट्रिपल एस सी पैट की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करवा रहा हूं, जिसमें हम लोग आज भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ेंगे। और इसके पहले वाले वीडियो अगर आपने नहीं देखे हैं तो इसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां जा कर के इसको देख सकते हैं आप लोग। आइए स्टार्ट करते हैं। स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष क्या हैं? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में ए.ओ. ह्यूम द्वारा की गई थी। इसका पहला अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को बम्बई स्थित गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में आयोजित किया गया। इसमें कुल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। प्रमुख नारे, कथन, वचन तथा संबंधित महापुरुषों के बारे में देखेंगे। हु लिव्स ऑफ इंडिया डाइज, हु लिव्स इफ़ इंडिया डाइज, इसके राइटर जवाहरलाल नेहरू हैं। और इनकलाब जिंदाबाद, भगत सिंह ने इसको कहा है, कथन है। नोट इनकलाब शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग मोहम्मद इकबाल ने किया था, लेकिन नारा किसका है? भगत सिंह का है। वेदों की ओर लौटो, ये दयानंद सरस्वती का है, नारा है। सारे जहाँ से वो स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये बाल गंगाधर तिलक जी का है, कथन है। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, इस किसका कथन है? मोहम्मद इकबाल का। दिल्ली चलो जय हिंद, ये सुभाष चंद्र बोस का कथन है। पूर्ण स्वराज जवाहरलाल नेहरू जी का कथन है। उसके बाद में विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, श्यामलाल गुप्त जी ने इसको कहा है, लिखा है। फिर तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, इसको सुभाष चंद्र बोस ने कहा है। साइमन कमीशन वापस जाओ, इसको लाला लाजपत राय ने कहा है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, इसको राम प्रसाद बिस्मिल जी का कथन है। सत्यमेव जयते, ये मुंडक उपनिषद से लिया गया है। हे राम, महात्मा गांधी का कथन है। फिर वंदे मातरम, ये कथन वंदे मातरम बंकिम चटर्जी का है। जनगण मन, इसके राइटर रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं। आराम हराम है, इसको जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा है। जय जवान जय किसान, ये किसका नारा है? लाल बहादुर शास्त्री जी का। जय जवान जय किसान जय विज्ञान, ये अटल बिहारी वाजपेयी का है। एक वर्ड इसमें से बढ़ा हुआ है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी, WC बनर्जी जिसको कह सकते हैं, ने की थी, तथा इसके प्रथम महासचिव स्वयं ए.ओ. ह्यूम थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी के समय भारत का वायसराय जो था वो लॉर्ड डफरिन, कार्यकाल 1884 से 1888 ईस्वी था। लॉर्ड डफरिन ने कांग्रेस का ये कहकर मजाक उड़ाया था कि ये सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संख्या है। कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन 1886 ईस्वी में कलकत्ता में हुआ। इसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की। प्रथम की जो है उसको ए.ओ. ह्यूम ने किया था 85 में, और 86 का जब अधिवेशन हुआ, दूसरा अधिवेशन, तो अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष होने का गौरव बदरुद्दीन तैयब जी को प्राप्त है। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के
ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 27 से 30 दिसंबर 1887 को मद्रास में संपन्न हुए तीसरे अधिवेशन के अध्यक्ष पद के लिए चुने गए थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष जॉर्ज यूले था। कांग्रेस के लिए समर्थन प्राप्त करने के उद्देश्य से जुलाई 1889 ईस्वी में लंदन में विलियम डिग्बी की अध्यक्षता में ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि ब्रिटिश ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई। तो ब्रिटिश ऑफ इंडिया की स्थापना 1889 ईस्वी में लंदन में विलियम डिग्री की अध्यक्षता में ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया की स्थापना की गई 1889। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों वर्ष 1916 में लखनऊ में अधिवेशन किया। इसमें मुस्लिम लीग और था और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी। कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता 1916 ईस्वी में हुआ, जो कांग्रेस लीग योजना तथा लखनऊ पैक्ट के नाम से जाना जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 में बाल गंगाधर तिलक ने कहा था, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूँगा। 1900 ईस्वी में करजन ने कहा था, कांग्रेस अब लड़खड़ा रही है और जल्द ही गिरने वाली है। मेरा सबसे बड़ा मकसद भी यही है कि मेरे भारत प्रवास के दौरान ही इस पार्टी का अंत हो जाए। ये किसने कहा था? करजन ने। भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त करने का सुझाव दिया। लॉर्ड विलिंगटन ने कांग्रेस के 30वें अधिवेशन में भाग लिया था। इस दौरान वह बम्बई का गवर्नर था। अच्छे से पढ़िएगा साथियों। यह अधिवेशन मुंबई में वर्ष 1915 में आयोजित किया गया। महात्मा गांधी ने केवल एक बार वर्ष 1924 के बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता की थी और सरोजनी नायडू 1879 से 1949 ईस्वी प्रख्यात कवयित्री और राष्ट्रवादी नेत्री थी। वर्ष 1925 में कानपुर में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 40वें वार्षिक अधिवेशन में कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी। एक क्वेश्चन पूछता है प्रायः कि कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो सरोजनी नायडू जी। वर्ष 1947 से 49 में सरोजनी नायडू उत्तर प्रदेश की राज्यपाल रही। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। फिर वर्ष 1940 से 1946 तक अबुल कलाम आज़ाद कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष JB कृपलानी थी। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जब भारत स्वतंत्र हुआ तो उस समय कौन थे, मतलब भारत के स्वतंत्र भारत के अध्यक्ष राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के, तो कौन थे? JB कृपलानी थे। रवींद्रनाथ टैगोर द्वारा मूल रूप से बांग्ला में रचित और संगीतबद्ध जनगण मन के हिंदी संस्करण को संविधान सभा ने भारत के राष्ट्रगान के रूप में 24 जनवरी 1950 को अपनाया था। ठीक। जनगण मन सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। राष्ट्रीय गान का सर्वप्रथम प्रकाशन वर्ष 1912 में तत्वबोधिनी पत्रिका में, बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, भारत विधाता नामक शीर्षक में हुआ था।
राष्ट्रीय गान का अंग्रेजी अनुवाद वर्ष 1919 मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से प्रकाशित किया गया। मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया, और ये ट्रांसलेशन कब हुआ? 1919 में। इसे लगभग 52 सेकंड में गाया जाता है राष्ट्रगान को। बाल गंगाधर तिलक ने अंतिम रूप से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन 1919 में भाग लिया था। बाल गंगाधर कब लिया था? 1919 में भाग लिया था बाल गंगाधर तिलक ने। वर्ष 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस नरमपंथी और गरमपंथी दो अलग अलग गुटों में विभक्त हो गई। कांग्रेस के नरम दल के प्रमुख नेता थे गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता एवं दादा भाई नौरोजी। ये नरम दल के लोग थे। ये दो भागों में डिवाइड हो गया कांग्रेस। और उग्रवादी विचारधारा के चार प्रमुख नेता थे बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल तथा अरविंद घोष। ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन कर सकता है कि नरम दल के नेता कौन थे और उग्रवादी विचारधारा के कौन थे, तो इसको आप लोग देख लेना। तिलक ने कहा कि हमारा उद्देश्य आत्मनिर्भरता है, भिक्षावृत्ति नहीं। लाला लाजपत राय बाल गंगाधर तिलक तथा बिपिन चंद्र पाल को लाल बाल और पाल के नाम से भी जाना जाता है। लाला लाजपत राय ने इटली के क्रांतिकारी राष्ट्रपिता मैजनी के जीवन वृत्त को पढ़ने के बाद उन्हें अपना राजनीतिक गुरु माना था। लाला लाजपत राय ने इटली के क्रांतिकारी राष्ट्रपिता मैजनी के जीवन वृत्त को पढ़ने के बाद उन्हें अपना गुरु माना। और वल्लभ भाई पटेल को भारतीय बिस्मार्क के रूप में जाना जाता है। सर वैलेंटाइन शिरोल ने तिलक को भारत में अशांति का जन्मदाता कहा था। तिलक ने महाराष्ट्र शिवाजी महोत्सव तथा गणपत पर्व आरंभ किए ताकि जनता में राष्ट्र सेवा की भावना जागे। बाल गंगाधर तिलक की 1 अगस्त 1920 को मृत्यु के बाद उनकी अर्थी को महात्मा गांधी के साथ मौलाना शौकत अली तथा डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू ने उठाया था। स्वदेशी तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन, जो महात्मा गांधी तथा अन्य नेताओं की भूमिका रही थी इसमें, इसके बारे में देखेंगे। ब्रिटिश सरकार ने 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा कर दी। 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की निर्माण की घोषणा कर दी। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन प्रभावी हो गया। इस दिन पूरे बंगाल में शोक दिवस के रूप में माना जाता है। 16 अक्टूबर, ये पूछ सकता है कि बंगाल किस दिवस को शोक के रूप में माना जाता है? 16 अक्टूबर 1905 को। रविंद्रनाथ टैगोर के सुझाव पर संपूर्ण बंगाल में इस दिन को राखी दिवस के रूप में माना गया। बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन 1899-1905 तक जो यहाँ का अध्यक्ष था,
के काल में वर्ष 1905 में किया गया था। स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ का तात्कालिक कारण बंगाल विभाजन था। अगर बंगाल विभाजन ना होता तो ये स्वदेशी आंदोलन ना होता। स्वदेशी आंदोलन के समय आंदोलन के प्रति जन समर्थन एकत्र करने के उद्देश्य से अश्विनी कुमार दत्त ने स्वदेश बांधव समिति की स्थापना की। स्वदेशी आंदोलन के दौरान वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक गीत बन गया था। ब्रिटिश पत्रकार एस.डब्ल्यू. नेविल्सन स्वदेशी आंदोलन से जुड़े थे। राष्ट्रीय आंदोलन के बढ़ते प्रभाव के वातावरण में अवनींद्र टैगोर ने वर्ष 1907 में अपने बड़े भाई गगनेंद्र नाथ के साथ मिलकर इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की। दादा भाई नौरोजी को लोग श्रद्धा से भारत के वयोवृद्ध नेता ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से स्मरण करते हैं। 1892 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी पहले भारतीय थे जो उदारवादी दल की ओर फिन्सबरी से ब्रिटिश संसद के सदस्य चुने गए। दादा भाई नौरोजी पहले भारतीय थे जो एल्फिंटन कॉलेज बम्बई में गणित एवं भौतिकी के प्रोफेसर नियुक्त हुए थे। दादा भाई नौरोजी ने एक गुजराती पत्रिका रफ्त गुफ्तार की शुरुआत 1851 में की थी। 1907 में मुस्लिम लीग का आर्थिक अधिवेशन कराची में 1908 में अमृतसर में हुआ था। वर्ष 1908 में लंदन में मुस्लिम लीग की एक शाखा सैयद अहमद, ये कुछ लिखा है दिखाई नहीं दे रहा है, अली ने स्थापित की थी। वर्ष 1905 में लॉर्ड कर्जन के स्थान पर लॉर्ड मिंटो को भारत वायसराय नियुक्त किया गया तथा जॉन मार्ले को भारत सचिव। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 मार्ले मिंटो सुधार जिसको कहा जाता है। सबसे बड़ा दोष सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के तहत मुसलमान के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था करना था। गांधी ने कहा था मार्ले मिंटो सुधार 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट ने हमारा सर्वनाश कर दिया। वर्ष 1916 से 22 तक काल इंडियन नेशनल कांग्रेस मुस्लिम लीग के बीच मतैक का काल था। अप्रैल 1916 में तिलक ने एवं सितंबर 1916 में एनी बेसेंट अपनी अपनी होम रूल लीग की स्थापना की। बेसेंट ने कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया तथा तिलक ने और केसरी के माध्यम से अपनी अपनी लीग की स्थापना किया। तिलक द्वारा स्थापित होम रूल लीग के प्रथम अध्यक्ष बैप्टिस्टा तथा सचिव एन.सी. केलकर थे। इन्हीं बेसेंट द्वारा स्थापित लीग के सचिव जॉर्ज अरुंडे थे। मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869, इधर दिख नहीं रहा है, देखते हैं, 1869 गुजरात के पोरबंदर नामक ग्राम स्थान पर हुआ। उनकी प्रारंभिक शिक्षा राजकोट में हुई थी। महात्मा गांधी का अल्पायु 13 वर्ष में ही कस्तूरबा गांधी के साथ विवाह हुआ था। महात्मा गांधी के बारे में पढ़ रहे हैं हम लोग। करमचंद गांधी पोरबंदर, बंकानेर एवं राज पता नहीं क्या लिखा है के दीवान थे। ये काबा गांधी था, इनका उपनाम राज्यों के दीवान थे। ये गांधी जी के पिता थे, इनका उपनाम काबा गांधी था। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में 1894 ईस्वी में नटाल
कुछ है इंडिया, पता नहीं क्या है। कांग्रेस की स्थापना की थी। अपने सहयोगियों की सहायता से गांधी जी ने टॉलस्टॉय फार्म की स्थापना की और वहीं रहने लगे। महात्मा गांधी ने फिनिक्स, डरबन, दक्षिण अफ्रीका में वर्ष 1904 में एक आश्रम स्थापित किया। सत्य तथा अहिंसा गांधी जी के रामराज्य के युगल सिद्धांत थी। गांधी जी ने लुई फिशर ने से स्वयं कहा, मैं सच्चा समाजवादी हूँ, मेरे समाजवाद का अर्थ है सर्वोदय। गांधी जी के समाजवाद में मार्क्सवाद की भी झलक मिलती है। गांधी जी के सत्याग्रह सिद्धांत में सत्याग्रही का उद्देश्य शत्रु को पराजित करना नहीं है, बल्कि उसका हृदय परिवर्तन करके उसे अनुकूल बनाना है। गांधी जी ने 24 वर्ष की उम्र में 1893 ईस्वी में एक गुजराती व्यापारी दादा अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका डरबन गए थे। महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम वर्ष 1901 में आयोजित कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में भाग लिया था। महात्मा गांधी वर्ष 1915 में अहमदाबाद के कोचरब क्षेत्र में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की। महात्मा गांधी ने विदेशी वस्त्रों को नष्ट करने के लिए के आत्मसम्मान से जोड़ते हुए कहा था कि विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है। धर्मनिरपेक्ष लेखकों की में गांधीवादी विचारधारा को थोरो, रस्किन और टॉलस्टॉय ने सबसे अधिक प्रभावित किया। गांधी जी ने थोरो से सविनय अवज्ञा और करबंदी की प्रेरणा पाई। गांधी जी ने जात विहीन अछूतों की दशा में सुधार के लिए कठोर संघर्ष किया। गांधी जी कहते थे कि हरिजन सेवा मेरा जीवन श्वास है, इसलिए इसके बिना मैं एक क्षण भी जिंदा नहीं रह सकता। वर्ष 1917 और 1918 के आरंभ में गांधी जी के 3 संघर्षों, चंपारण आंदोलन जो बिहार से स्टार्ट हुआ, अहमदाबाद और खेड़ा दोनों गुजरात में हिस्सा लिया। चंपारण तथा खेड़ा आंदोलन, ये सब आंदोलन के नाम हैं। चंपारण एवं खेड़ा किसानों का आंदोलन था। जैसे एग्ज़ाम में पूछ सकता है कि चंपारण और खेड़ा कैसा आंदोलन था, तो चंपारण तथा खेड़ा आंदोलन किसानों का आंदोलन था, जबकि अहमदाबाद का आंदोलन जो था वो औद्योगिक मजदूरों का आंदोलन था। एन.जी. रंगा ने महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किया था, जबकि रविन्द्रनाथ टैगोर ने चंपारण सत्याग्रह के दौरान ही इन्हें महात्मा की उपाधि दी थी। तो क्वेश्चन पूछ सकता है महात्मा गांधी की उपाधि किसने दी थी, तो एन.जी. रंगा ने, वो नहीं, रविन्द्रनाथ टैगोर ने। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता इसने कहा, सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। नोवाखाली काल में प्यारीलाल महात्मा गांधी के सचिव थे। उनकी बहन डॉक्टर सुशीला नैयर गांधी जी की व्यक्तिगत चिकित्सक थी। चार्ल्स एंड्रूज, दीनबंधु एंड्रूज सेंट स्टीफन कॉलेज दिल्ली में प्रधानाध्यापक थे। एंड्रूज वर्ष 1925 ईस्वी में 1900 और 1927 में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन के अध्यक्ष भी रहे। गांधी जी ने वर्ष 1903 में जोहान्सबर्ग में अपनी लॉ फर्म स्थापित की थी, जहां वह वर्ष 1910 तक रहे। बिहार में हुआ चंपारण सत्याग्रह भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह था। फरवरी 1918 में इंद्र नारायण द्विवेदी, गौरी शंकर मिश्र और मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से यूपी किसान सभा की स्थापना हुई।
वर्ष 1920 में बाबा रामचंद्र के प्रयासों से प्रतापगढ़ में अवध किसान सभा का गठन हुआ। सहजानंद सरस्वती बिहार प्रांतीय किसान सभा के संस्थापक थे। वर्ष 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना हुई, जिसका नाम बाद में बदलकर अखिल भारतीय किसान सभा कर दिया गया। इसका अध्यक्ष स्वामी सहजानंद को तथा महासचिव एन.जी. रंगा को बनाया गया। सितंबर 1946 में बंगाल की प्रांतीय किसान सभा द्वारा तिभागा आंदोलन प्रारंभ की गई। बीपी वाडिया के नेतृत्व में वर्ष 1918 में स्थापित मद्रास मजदूर संघ भारत का प्रथम आधुनिक मजदूर संगठन था। अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना वर्ष 1918 में महात्मा गांधी ने की थी। भारत में ट्रेड यूनियन कांग्रेस अखिल भारतीय कांग्रेस की स्थापना एन.एम. जोशी द्वारा 31 अक्टूबर 1920 को मुंबई में की गई। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे तथा उपाध्यक्ष जोसेफ बैप्टिस्टा एवं महामंत्री दीवान चमनलाल बजाज थे। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रथम विभाजन वर्ष 1929 में नागपुर अधिवेशन में हुआ। इस समय जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की स्थापना मार्च 1919 में व्लादिमीर इलियच लेनिन और रूसी पार्टी बालशेविक द्वारा की गई थी। ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का समय वर्ष 1926 या कुछ लिखा है 1926 से 1939 तक माना जाता है। वर्ष 1940 में रेडिकल डेमोक्रेटिक दल की स्थापना एम.एन. राय ने की थी। न्यायाधीश सिडनी रोलेट के सुझावों पर मार्च 1919 में पारित विधेयक रोलेट एक्ट के नाम से जाना गया। रोलेट अधिनियम के द्वारा अंग्रेजी सरकार जिसको चाहे जब तक चाहे बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रख सकती थी। इसीलिए इस कानून को बिना वकील, बिना अपील तथा बिना दलील का कानून कहा गया। लॉर्ड चम्सफोर्ड 1916 से 1921 के कार्यकाल में वर्ष 1919 में रोलेट एक्ट पारित हुआ था। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग नरसंहार की हृदय विदारक घटना के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान की गई नाइट की उपाधि लौटा दी। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में शंकरन नायर ने वायसराय की कार्यकारिणी से इस्तीफा दे दिया था। जनरल डायर को उसके अपराध के लिए नौकरी से हटना पड़ा, किंतु ब्रितानी अखबारों ने उसे ब्रिटिश साम्राज्य का रक्षक एवं ब्रितानी लॉर्ड सभा ने उसे ब्रिटिश साम्राज्य का शेर कहा। सरकार ने जनरल डायर की सेवाओं के लिए उसे मान की तलवार की उपाधि दी। मार्च 1940 में पंजाब के क्रांतिकारी नेता उधम सिंह ने जलियांवाला बाग के नरसंहार का बदला लेने के लिए इस हत्याकांड के समय पंजाब के गवर्नर रहे सर माइकल वो डायर की लंदन में हत्या कर दी थी। किसने की थी? उधम सिंह ने, जिसके लिए उन्हें गिरफ्तार कर मृत्युदंड दिया गया। जलियांवाला बाग नरसंहार 13 अप्रैल 1919 पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप को लिखने का कार्य महात्मा गांधी को सौंपा गया था। जलियांवाला बाग नरसंहार को मॉन्टेग्यू ने निवारक हत्या की संज्ञा दी। दीनबंधु C.F. एंड्रयूज ने जलियांवाला बाग हत्याकांड को जानबूझकर की गई क्रूर हत्या कहा।
खिलाफत आंदोलन प्रारंभ करने का श्रेय मुख्ता अली बंधुओं शौकत अली और मोहम्मद अली को दिया गया। दिल्ली में 23 नवंबर 1919 को होने वाले खिलाफत कमेटी के सम्मेलन की अध्यक्षता महात्मा गांधी को प्रदान की गई। हकीम अजमल खां ने खिलाफत आंदोलन के दौरान हाजिक उल मुल्क की पदवी त्याग दी। मोहम्मद अली जिन्ना जब वह राष्ट्रवादी थे, खिलाफत आंदोलन को देश की स्वतंत्रता के आंदोलन से जोड़ने के विरोधी थे। सितंबर 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का गठन किया गया। सितंबर 1920 में कलकत्ता में संपन्न भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में महात्मा गांधी ने असहयोग के प्रस्ताव को प्रस्तावित किया, जिसका CR दास ने विरोध किया। नागपुर अधिवेशन दिसंबर 1920 में असहयोग प्रस्ताव CR दास ने ही प्रस्तावित किया। गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को प्रारंभ किया गया। ये इम्पोर्टेंट है कि असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ, तो 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन प्राप्त हुआ। इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसको। असहयोग आंदोलन के दौरान ही मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, तथा राजेंद्र प्रसाद न्यायालय का बहिष्कार कर आंदोलन में कूद पड़े थे। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू होने के 1 वर्ष के भीतर स्वराज प्राप्त करने का नारा दिया। जिस समय गांधी जी भारत आए 1915, उस समय प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। उन्होंने सरकार के युद्ध के प्रयासों में मदद की, जिसके लिए सरकार ने उन्हें कैसरे हिंद सम्मान से सम्मानित किया, जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया। जमनालाल बजाज ने अपनी राय बहादुर की उपाधि वापस कर दी। चौरी चौरा कांड की वास्तविक तिथि 4 फरवरी 1922 है। चौरी चौरा कांड से क्षुब्ध होकर महात्मा गांधी ने असहाय आंदोलन वापस ले लिया। 12 फरवरी 1919 को बारदोली में हुई कांग्रेस की बैठक आंदोलन को स्थगित करने का निर्णय लिया गया। असहयोग आंदोलन के दौरान रविन्द्रनाथ टैगोर ने विदेशी कपड़ों जलाए जाने को अविवेकी या निष्ठुर बर्बादी कहा था। असहयोग आंदोलन 1920 से 22 के दौरान काशी विद्यालय बनारस वर्ष में 1921 में गुजरात विद्यापीठ अहमदाबाद में 1920 में तथा जामिया मिलिया इस्लामिया अलीगढ़ में 1920 में, जो बाद में दिल्ली ले जाया गया, स्थापित हुए। CR दास इस दौरान कांग्रेस के अध्यक्ष थे। कांग्रेस की अध्यक्षता से त्यागपत्र दे दिया और जनवरी 1923 में मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर स्वराज पार्टी की स्थापना की। CR दास स्वराज पार्टी के अध्यक्ष तथा मोतीलाल नेहरू इसके महासचिव थे। वर्ष 1925 में विट्ठल भाई पटेल का सेंट्रल लेजिस्लेटिव केंद्र, जो विधानमंडल असेंबली का अध्यक्ष चुना जाना स्वराजियों एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। चित्तरंजन दास को देशबंधु के नाम से भी जाना जाता है। चित्तरंजन दास को देशबंधु। चित्तरंजन दास इंग्लैंड के वकालत की पढ़ाई करने के बाद स्वदेश आकर बैरिस्टर हो गए तथा वकील के रूप में इन्हें सबसे बड़ी सफलता अलीपुर बम कांड केस में अरविंद घोष का बचाव करना था। चित्तरंजन दास ने कहा था, स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं। बिल्कुल सही था। सोलह दिसंबर 1922 को इंडिपेंडेंट पार्टी बनाने का निर्णय
मोहन मालवीय तथा मोतीलाल नेहरू ने लिया था। जॉन साइमन की अध्यक्षता में गठित साइमन आयोग में कुल सदस्य थे। चूँकि इसमें सभी सदस्य अंग्रेज थे तथा कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था, इसलिए भारतीय ने इसे स्वायत्त कमीशन कहकर इसका बहिष्कार किया था, विरोध किया था। साइमन कमीशन के अध्यक्ष सर जॉन साइमन उदारवादी लिबरल पार्टी के सदस्य थे, जबकि भारत की स्वतंत्रता 1947 के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट इटली इस कमीशन श्रमिक दल जो लेबर पार्टी के सदस्य के रूप में शामिल थे। लाहौर में साइमन कमीशन विरोधी जुलूस निकाला का नेतृत्व करते समय पुलिस के लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय गंभीर रूप से घायल हुए थे। ये कहाँ हुआ था? लाहौर में साइमन कमीशन विरोधी जुलूस में। साइमन कमीशन 1927 के प्रत्युत्तर में नेहरू रिपोर्ट 1928 तैयार की गई थी। नेहरू रिपोर्ट 1928 में भारत के लिए पूर्ण स्वतंत्रता के स्थान सर डोमिनियन स्टेटस अधिराज का दर्जा की बात ही की गई थी। वर्ष 1921 में कांग्रेस के अहमदाबाद अधिवेशन के अध्यक्ष CR दास चुने गए थे, किंतु उनके जेल में होने के कारण हकीम अजमल खान ने इस अधिवेशन की अध्यक्षता की। कांग्रेस कार्य समिति द्वारा 2 जनवरी 1930 की अपनी बैठक में यह निर्णय लिया गया कि 26 जनवरी 1930 का दिन पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाया जाएगा तथा 26 जनवरी को प्रत्येक वर्ष पूर्ण स्वाधीनता दिवस के रूप में। महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को अपना प्रसिद्ध दांडी मार्च शुरू किया। महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम अहमदाबाद से 78 चुने हुए साथियों के साथ सत्याग्रह के लिए कूच किया। चौबीस दिनों की लंबी यात्रा के बाद गांधी जी ने 26 अप्रैल 1930 को दांडी में सांकेतिक रूप से नमक कानून भंग किया और इस प्रकार नमक कानून तोड़कर उन्होंने औपचारिक रूप से सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुभारंभ किया। सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी के दांडी मार्च की तुलना नेपोलियन के एल्बा पेरिस से मार्च से की थी। तमिलनाडु में गांधीवाद नेता सी राजगोपालाचारी ने तिरुचन्नापल्ली में रमणयम तक की नमक यात्रा की। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान धरसना नमक गोदाम पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के धावे से पूर्व महात्मा गांधी को 5 मई 1930 को गिरफ्तार कर यरवदा जेल भेज दिया गया। उनके स्थान पर अब्बास तैयब जी आंदोलन के नेता हुए। अब्बास तैयब जी की भी गिरफ्तारी के बाद श्रीमती सरोजनी नायडू ने 21 मई 1930 को धरसना नमक गोदाम पर धावे का नेतृत्व किया था। इस लोमहर्षक घटना का विवरण अमेरिकी पत्रकार वेब मिलर ने प्रस्तुत किया है। उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में खान अब्दुल गफ्फार खां के नेतृत्व में खुदाई खिदमतगार नामक स्वयंसेवक संगठन स्थापित किया गया। इन्हें लाल कुर्ती रेड शर्ट के नाम से भी जाना जाता है। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान पेशावर में गढ़वाल रेजिमेंट के सिपाहियों ने चंद्र सिंह गढ़वाली के नेतृत्व में निहत्थी भीड़ पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान मणिपुर की जनजातियों ने भी सक्रिय भागीदारी दिखाई।
यहाँ पर आंदोलन का नेतृत्व हैपो जदोनांग तथा उनके पश्चात नगा जनजाति की महिला गैडी नल्यू ने किया। इसे जिया तरंग आंदोलन कहा जाता है। अक्टूबर 1934 में गांधी जी ने अपना पूरा समय हरिजनों उत्थान में लगाने के लिए सक्रिय राजनीति से स्वयं को हटाने का निश्चय लिया। सितंबर 1932 में गांधी जी ने हरिजन कल्याण हेतु अखिल भारतीय छुआछूत विरोधी लीग की स्थापना की तथा हरिजन नामक साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन किया। गांधी इरविन समझौते के परिप्रेक्ष्य में सरोजिनी नायडू ने गांधी और इरविन को दो महात्मा की संज्ञा दी। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को संपन्न हुआ। इरविन के जीवनीकार एलन कैम्पबेल जॉनसन ने गांधी इरविन समझौते में महात्मा गांधी के लाभों को सांत्वना पुरस्कार कंसोलेशन प्राइजेज कहा था। 10 जून तथा 24 जून 1930 को संपन्न कमीशन की रिपोर्ट प्रकाशित हुई। राजनीतिक संगठनों ने कमीशन की सिफारिशों को अस्वीकार कर दिया। नवंबर 1930 में लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन बुलाया गया। इस सम्मेलन में 89 भारतीय प्रतिनिधियों ने भाग लिया, किंतु कांग्रेस ने इसमें भाग नहीं लिया। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में एंग्लो इंडियन का प्रतिनिधित्व के.टी. पाल ने किया था। गोलमेज सम्मेलन का उद्घाटन ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम ने किया तथा इसकी अध्यक्षता ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने की थी। 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक चले द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधित्व के रूप में हिस्सा लिया। इनके अलावा सरोजिनी नायडू तथा मदन मोहन मालवीय ने भी इस सम्मेलन में हिस्सा लिया। गांधी जी एस राजपूताना नामक जलपोत से लंदन पहुँचे तथा वह लंदन के किंग्सले हॉल में ठहरे थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बी.आर. अम्बेडकर तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेने वाले भारतीय थे।